आज हम लोग पढ़ने वाले हैं रोटेशन थ्योरम। तो रोटेशन थ्योरम में सबसे पहले हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर का रोटेशन देखेंगे। उसके लिए क्या करते हैं हम लोग, उसके लिए हम लोग एक आर्गन प्लेन ले लेते हैं। तो हमने ले लिया एक आर्गन प्लेन। हमें पता है यहाँ पे रियल एक्सिस है और ये इमेजिनरी एक्सिस है, इमेजिनरी एक्सिस है। ठीक है जी। अच्छा, अब सपोज हमारे पास में एक कॉम्प्लेक्स नंबर है Z1, जिसका मैग्नीट्यूड कितना है, जिसका मैग्नीट्यूड R है। ठीक है जी। अच्छा, इसका x एक्सिस के साथ में कितना एंगल बन रहा है, तो इसका x एक्सिस के साथ में अल्फा एंगल बन रहा है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। अच्छा, अगर हमें इस Z1 को रोटेट करके अगर Z2 तक एक नया पोजीशन हमें क्रिएट करना है, हम क्या करेंगे, ऑरिजिन के अबाउट में से अगर रोटेट करेंगे तो O Z1 है, और इससे अगर हम लोग O Z2 तक रोटेट करेंगे तो अगर ये अल्फा एंगल बना रहा है Z1, तो जो हमारा Z2 जो होगा वो थीटा प्लस अल्फा एंगल बना रहा होगा, लेट्स सपोज। तो अगर Z1 देखा जाए तो अगर यूलर्स फॉर्म में हमें पता है कि हमें क्या लिखते हैं, R e का पावर I, थीटा की जगह क्या लिखेंगे, अल्फा। तो अगर हमें एक नया कॉम्प्लेक्स नंबर का पोजीशन लिखना है, यानी कि Z2 का अगर हमें पोजीशन लिखना है, तो कंफर्म ये है कि हम लोग क्या करेंगे, हम लोग R e टू द पावर I थीटा प्लस अल्फा कर देंगे, थीटा प्लस अल्फा कर देंगे। फर्दर अगर इसे हम लोग स्प्लिट करें तो हमारे पास में मिलता है ई का पावर आई थीटा इंटू ई का पावर आई अल्फा, और ई का पावर आई अल्फा इंटू आर कितना हो जाएगा, Z1 के इक्वल, और यहाँ पे क्या बचेगा, ई का पावर आई थीटा। तो अगर हम इसे कॉम्प्लेक्स नंबर ट्रीट करें, या तो इसका नाम अगर हम ओपी वेक्टर दे दें, सपोज ओपी वेक्टर नाम दे दें, और इसको बोल दें कि ये ओक्यू वेक्टर है, तो हमें क्या चाहिए, हमें OQ वेक्टर अगर पहुंचना है, OQ वेक्टर के पास पहुंचना है, तो हम क्या करेंगे, OP वेक्टर में e का पावर आई थीटा क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। e का पावर आई थीटा क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। हमने पता है कि कॉम्प्लेक्स नंबर और वेक्टर दोनों को हम लोग एक तरीके से ही ट्रीट कर सकते हैं, जैसे हमने पिछले क्लास में देखा था कि वेक्टर हो चाहे कॉम्प्लेक्स नंबर हो, दोनों को एक तरीके से ही ट्रीट किया जा सकता है। तो अगर यहाँ पे दोनों का लेंथ सेम है, इसका भी मॉडुलस r है और इसका भी मॉडुलस r है, मतलब लेंथ सेम है ऑरिजिन से, और ऑरिजिन के अबाउट में अगर इसे हम रोटेट करेंगे Z1 को Z2 के अलाउ रोटेट करेंगे, तो Z2 कैसे कैलकुलेट होगा, तो Z2 कैलकुलेट होगा Z1 इंटू ई का पावर आई थीटा। ये कैसा रोटेशन है, तो ये एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन है। सेकंड ले लेते हैं, अगर हम सेकंड लेते हैं कि लेट सपोज हमारे पास में एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये इमेजिनरी जेड अगेन, ये रियल, और अगर हमारे पास में कॉम्प्लेक्स नंबर है लेट सपोज यहाँ पे, ठीक है, लेट सपोज यहाँ पे है जो कि Z2 है, और यहाँ पे कितना है, Z1 है। ठीक है, और इस बार जो रोटेशन है हमारा वो कैसा है, वो क्लॉकवाइज रोटेशन है। तो जो हमारे पास में नया कॉम्प्लेक्स नंबर मिल रहा है Z2, इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो कंफर्म है कि Z1 का तो मल्टीप्लाई होगा ही, साथ में रोटेटिंग एंगल, तो रोटेटिंग एंगल कितना हो जाएगा, तो ई का पावर माइनस ऑफ आई थीटा, ई का पावर माइनस ऑफ आई थीटा। मतलब कि ये कि अगर हम लोग क्लॉकवाइज चलेंगे तो हम लोग क्या करेंगे, निगेटिव का यूज करेंगे। ये तो हम लोग नॉर्मल सी बात है, अगर हम लोग क्लॉकवाइज चलते हैं तो जो एंगल होता है वो माइनस में यूज करते हैं, जब हम लोग एंटी क्लॉकवाइज चलते हैं तो पॉजिटिव एंगल होता है। तो अगर हम लोग यहाँ पे कॉम्प्लेक्स नंबर को Z1 को रोटेट करके Z2 तक अगर हम पहुंच जाएं, कोई रोटेटिंग एंगल थीटा पे, और ये जो भी कुछ कर रहे हैं, ठीक है, हम लोग ऑरिजिन टू Z1 ऑरिजिन टू Z2 दोनों का जो लेंथ है वो आपस में कैसा है, इक्वल है। दोनों का जो लेंथ है वो आपस में कैसा है, इक्वल है। मतलब इन दोनों कंडीशंस में हमारा जो कॉम्प्लेक्स नंबर है उसका ऑरिजिन से लेंथ क्या है, ऑरिजिन से लेंथ उसका इक्वल है। ठीक है जी, तो हम लोग उसको इजीली रोटेट कर पाएंगे। थर्ड केस आता है, थर्ड केस आता है, क्या हो जब हमारा जो Z1 है वो, जब हमारा जो Z1 है वो लेट सपोज Z2 से Z2 से छोटा हो। लेट सपोज ये हमारे पास में O है, ठीक है,
ओरिजिन है, ठीक है। तो अगर हमें Z2 कैलकुलेट करना है, क्या करना है, Z2 को कैलकुलेट करना है, तो हमें पता है कि Z1 इंटू क्या कर देंगे, e का पावर i थीटा। बट बट हम इसका ध्यान रखेंगे कि ये तो तब होता है ना जब दोनों का लेंथ सेम होता है। बट यहाँ पे मैं क्या कह रहा हूँ, यहाँ पे दोनों का लेंथ सेम नहीं है। दोनों का जब लेंथ सेम नहीं होगा तो पहले हम लोग लेंथ को इक्वल करेंगे। और लेंथ को इक्वल कैसे करेंगे, तो लेंथ को इक्वल करेंगे हम लोग Z1 को मैग्नीट्यूड, सॉरी Z1 को हम लोग यूनिट वेक्टर बना लेंगे। कॉम्प्लेक्स नंबर हो चाहे वेक्टर हो, ठीक है, दोनों को हम लोग एक ही जैसा ट्रीट कर सकते हैं, ठीक है। इसीलिए हम लोग Z1 को क्या करेंगे, यूनिट वेक्टर बना लेंगे। फिर Z1 जो है वो क्या हो जाएगा, यूनिट वेक्टर का हो जाएगा। और फिर अगर हम लोग Z1 को यूनिट वेक्टर बना लिए तो इसके मैग्नीट्यूड से इसे डिवाइड कर देंगे, इनटू रोटेटिंग एंगल तो होगा ही। अब ये क्या हो गया, यूनिट वेक्टर का हो गया। अब अगर इसमें इसमें अगर हम Z2 का मैग्नीट्यूड से अगर मल्टीप्लाई कर दें, Z2 का मैग्नीट्यूड से अगर मल्टीप्लाई कर दें तो फिर हमें क्या मिल जाएगा, Z2 वेक्टर मिल जाएगा। फिर हमें क्या मिल जाएगा, Z2 वेक्टर मिल जाएगा, या तो कॉम्प्लेक्स नंबर कहें हमसे कि हमें Z2 कॉम्प्लेक्स नंबर मिल जाएगा। मतलब हमें करना क्या है, हमें पहले Z1 को यूनिट वेक्टर बना लेना है और फिर Z2 का मैग्नीट्यूड से उससे मल्टीप्लाई कर देना है, तो जो रिजल्टेंट हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर होगा वो हमें मिल जाएगा। बट हमें रोटेटिंग एंगल भी क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना होगा। तो अगर इसे हम लोग अच्छे से अरेंज करके लिखें तो Z2 अपॉन क्या हो जाएगा, Z2 का मैग्नीट्यूड इक्वल्स टू Z1 अपॉन Z1 का मैग्नीट्यूड इंटू ई का पावर आई थीटा। ये कब होगा, जब दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर का लेंथ जो है वो आपस में इक्वल नहीं है। अच्छा, 4 नंबर केस एक देख लेते हैं, ठीक है। हमारे पास में एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, लेट सपोज Z0 टू Z1, ठीक है, और एक यहाँ पे है Z2। इस बार भी इसका लेंथ आपस में क्या है, इक्वल नहीं है। तो अगर हम लोग Z2 माइनस Z0 तक अगर पहुंचना चाहते हैं, मतलब Z1 Z0 को रोटेट करके अगर हम यहाँ पहुंचना चाहते हैं, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले तो हमें पता है कि हम यहाँ तक पहुंचना चाहते हैं, उसे लिख लेंगे। और किसको पहुंचाना चाहते हैं, तो Z1 माइनस Z0 को हम लोग पहुंचाना चाहते हैं, और रोटेटिंग एंगल यानी कि ई का पावर आई थीटा। फर्दर हमें पता है कि दोनों का लेंथ आपस में क्या है, इक्वल नहीं है। तो दोनों का लेंथ अगर आपस में इक्वल नहीं है तो हम लोग इसमें क्या करेंगे, इसके मैग्नीट्यूड से यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे। बट हमने क्या देखा, इसको अच्छे से अरेंज करके अगर लिखा जाए तो मैग्नीट्यूड यहाँ पे भी लिखेंगे और यहाँ पे भी लिखेंगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पे हो जाएगा Z2 माइनस Z0 का मैग्नीट्यूड, और यहाँ पे हो जाएगा Z1 माइनस Z0 का मैग्नीट्यूड, ठीक है। एक लास्ट केस है, ठीक है। अभी तक तो हमने देखा फर्स्ट केस कि हम लोग अगर एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे तो क्या होगा, कैसे रोटेट करेंगे, फिर अगर क्लॉकवाइज चलेंगे तो क्या होगा। थर्ड केस जो है हमारा वो है कि अगर दोनों का लेंथ आपस में इक्वल नहीं होगा तब क्या होगा। फोर्थ केस है कि जब दो वेक्टर या दो कॉम्प्लेक्स नंबर अगर हमें दिए हुए हो तो उनको कैसे रोटेट करेंगे, ठीक है, जब ये ऑरिजिन पे नहीं लाई कर रहे हैं। तीनों केस में क्या था, तीनों केस में ऑरिजिन से हम लोग Z1 और Z2 को रोटेट कर रहे थे। बट फोर्थ नंबर केस में क्या है, ये ऑरिजिन से हम लोग इसका यूज नहीं कर रहे। हम लोग क्या कर रहे हैं, एक अनदर कॉम्प्लेक्स नंबर हमने ले लिया, एक अनदर कॉम्प्लेक्स नंबर ले लिया हमने, और उस कॉम्प्लेक्स नंबर से Z1 और उस कॉम्प्लेक्स नंबर से Z2, और दोनों का लेंथ आपस में कैसा इक्वल नहीं है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, एक 4 कॉम्प्लेक्स नंबर लेट करते हैं। लेट सपोज ये हमारा A है जो कि Z1 है, ये B है जो कि Z2 है, ये C है जो कि Z3 है हमारा, और एक लास्ट हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर है जो कि Z4 है। इसे रोटेट करना है हमें। तो अगर इसे रोटेट करना है तो हमें पता है कि कहाँ पहुंचना है, तो Z2 माइनस Z1 तक पहुंचना है। रोटेट किसे कर रहे हैं, तो Z3 माइनस Z4 को रोटेट कर रहे हैं, और रोटेटिंग एंगल कितना होगा, ई का पावर आई थीटा। दोनों का यहाँ पे भी हमारे पास में क्या है, इक्वल नहीं है दोनों का लेंथ। तो इसमें भी क्या करेंगे, दोनों के मैग्नीट्यूड से हम लोग इसमें डिवाइड लगा देंगे, दोनों के मैग्नीट्यूड से क्या करेंगे, डिवाइड लगा देंगे, ठीक है जी।
अब आता है कि हमने रोटेटिंग देख लिया कि रोटेटिंग करने के लिए हमें क्या करना होगा। कॉम्प्लेक्स नंबर को, एक कॉम्प्लेक्स नंबर के पोजीशन को अगर हमें रोटेट करना हो तो हमें दोनों का लेंथ अगर इक्वल है तो केवल रोटेटिंग एंगल पता होना चाहिए हमें, और जहां से रोटेट कर रहे हैं उस वाले कॉम्प्लेक्स नंबर को हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, अब आता है इस पे कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। तो क्वेश्चन है हमारा, सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है, रोटेशन पे बेस्ड है। Z1, Z2 एंड Z3 आर द वर्टाइसेस ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल। तो लेट सपोज हमारे पास में एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है, ठीक है, ये अगर Z1 है, ये Z2 है और ये Z3 है, और ट्रायंगल कैसा है, इक्विलैटरल ट्रायंगल है। ट्रायंगल कैसा है, इक्विलैटरल ट्रायंगल है। तो हमें क्या प्रूफ करना है, Z1 का स्क्वायर प्लस Z2 का स्क्वायर प्लस Z3 का स्क्वायर इक्वल टू दिस। तो सबसे पहला है कि अगर हमें इक्विलैटरल ट्रायंगल दिया हुआ है तो हमें पता है कि इसके बीच का एंगल कितने हैं, π/3। अगर हम Z1 Z2 को रोटेट कर दें और नया पोजीशन क्रिएट कर लें Z3 और Z1, तो कंफर्म है कि हम लोग रोटेशन कैसे करेंगे, Z3 माइनस Z1 हो जाएगा इक्वल्स टू Z2 माइनस Z1। और हमें पता है यहाँ पे दोनों का लेंथ सेम है, और दोनों का लेंथ सेम है क्योंकि ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है, इसलिए यहाँ पे इसका मैग्नीट्यूड से मैग्नीट्यूड से डिवाइड नहीं करेंगे, केवल रोटेटिंग एंगल से मल्टीप्लाई करेंगे। और रोटेटिंग एंगल कितना है, e का पावर i π/3, e का पावर i π/3। सिमिलरली अगर हम लोग इसको रोटेट करें, तो इसको अगर रोटेट करेंगे तो जो हमारा रिजल्ट है वो कितना है, तो जो हमारा रिजल्ट है वो है Z2 माइनस Z3 इक्वल्स टू रोटेट किसे कर रहे हैं, Z1 माइनस Z3। अगेन जो रोटेटिंग एंगल होगा वो कितना है, π/3। तो यहाँ पे क्या ले लेंगे, e का पावर i π/3। अगर फर्दर आपस में इसे हम यहाँ पे अगर डिवाइड के फॉर्म में लिख लें और दोनों को आपस में अगर हम लोग इक्वेट कर दें, ठीक है, यहाँ पे कितना हो जाएगा, Z2 माइनस Z1 इक्वल टू Z2 माइनस Z3 अपॉन Z1 माइनस Z3। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो Z3 माइनस Z1 यहाँ हो जाएगा Z1 माइनस Z3 इक्वल्स टू Z2 माइनस Z3, मल्टीप्लीकेशन में होगा Z2 माइनस Z1। तो इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास में हो जाएगा Z3 इंटू Z1 माइनस Z1 का स्क्वायर, ठीक है, यहाँ पे इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा माइनस का Z3 का स्क्वायर, और फिर इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो हो जाएगा प्लस का Z3, अच्छा सॉरी, इसका मल्टीप्लाई तो कर दिया है और इसका मल्टीप्लाई भी हो गया है, तो हमने इसका मल्टीप्लाई किया और इसका भी मल्टीप्लाई इसमें कर दिया, तो ये हो गया यहाँ पे, और इसका मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास में ये हो गया, इसका मल्टीप्लाई बचा हुआ है तो ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, और ये हो जाएगा Z1 इंटू Z3 इक्वल्स टू, यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास में Z2 का स्क्वायर माइनस Z2 इंटू Z1 माइनस Z3 इंटू Z2 प्लस Z3 इंटू Z1, ठीक है जी। अब आता है कि हमें पता है कि यहाँ पे LHS में क्या है, स्क्वायर है, तो क्या तीन जगह स्क्वायर आ रहा है, हाँ तीन जगह हमारे पास में स्क्वायर आ रहा है, और पॉजिटिव है तो इसको भी ले जाएंगे इधर, तो हमारे पास में क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, यानी कि Z1 लिख लें, Z1 का स्क्वायर प्लस Z2 का स्क्वायर प्लस Z3 का स्क्वायर, और यहाँ पे दिख रहा है Z3 1 है और ये भी Z3 1 है, तो ये कितना हो जाएगा, 2Z3 1 हो जाएगा, 2Z3 Z1 हो जाएगा। और यहाँ पे भी दिख रहा है ये प्लस है, तो इधर आकर के इससे सब्सट्रैक्ट हो जाएगा, तो हमारे पास में कितना बचेगा, Z3 Z1, ये इससे आकर के सब्सट्रैक्ट हो जाएगा, दो में से चला जाएगा तो Z3 इंटू Z1 बचेगा, ठीक है जी। और यहाँ पे माइनस माइनस है, इसको भी ले आएंगे तो ये हो जाएगा प्लस Z2 Z1, और ये हो जाएगा प्लस Z3 Z2, ठीक है। तो हमारा जो फाइनल आंसर है, ठीक है, Z3 Z2, मल्टीप्लीकेशन में आगे पीछे हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, 4 इंटू 2 हो, ठीक है, या 2 इंटू 4 हो, बात सेम ही है, Z3 Z1 और Z1 Z2, तो यहाँ पे लिखा हुआ है Z2 Z1, बट दोनों सेम है, ठीक है। चलिए
तो इस टाइप से हम लोग रोटेट करेंगे आपस में, और इक्विलेटरल ट्रायंगल था तो दोनों का लेंथ सेम था, तो हमने इसमें मैग्नीट्यूड का मल्टीप्लाई नहीं करा। ठीक है, आगे देखते हैं। अब हमारे पास में 3 कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन है। ठीक है, और ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है ये भी इक्विलेटरल ट्रायंगल के वर्टाइसेस है और इंस्क्राइब्ड है इन द सर्कल। सर्कल के अंदर में इक्विलेटरल ट्रायंगल इंस्क्राइब्ड है, और हमें क्या दिया हुआ है, मॉड z इक्वल्स टू 2 दिया हुआ है, और z1 एक कॉम्प्लेक्स नंबर दिया हुआ है। हमसे पूछा जा रहा है z2 और z3। तो सबसे पहला काम हम ये करते हैं कि हम एक कॉम्प्लेक्स नंबर लेट कर लेते हैं, z इक्वल्स टू x प्लस आई वाई। क्योंकि हमें मॉड दिया हुआ है इसलिए हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, इसका मॉड निकालेंगे। तो मॉड निकालेंगे तो हमारे पास में क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। और मॉडुलस ऑफ जेड का हमें वैल्यू पता है, मॉडुलस ऑफ जेड का वैल्यू कितना है, 2 है। और यहाँ पे हो जाएगा ये अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो हमारे पास में हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4। तो आपको दिख रहा है कि ये जो हमारे पास में जो रिजल्ट आया है ये एक सर्कल का इक्वेशन है, और जिसका सेंटर ऑरिजिन पे है और जिसका रेडियस 2 है। तो हम एक ऐसा सर्कल क्रिएट कर लेंगे, हम एक ऐसा सर्कल क्रिएट कर लेंगे जिसका जिसका सेंटर ऑरिजिन पे है और जिसका रेडियस कितना है, 2 है। ठीक है, अब हमें पता है, ठीक है, कि हमने एक सर्कल तो क्रिएट कर लिया। ठीक है, अब हमें पता है कि यहाँ पे क्या है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है इंस्क्राइब्ड इस वाले सर्कल पे। तो अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल इंस्क्राइब्ड है तो लेट्स सपोज यहाँ पे ये है इक्विलेटरल ट्रायंगल, और यहाँ पे अगर हम लोग Z1 ले लें इसे, ये हमारा Z2 है और ये है हमारा Z3। Z1 का हमें पता है कॉम्प्लेक्स नंबर 1 प्लस आई रूट 3 है, Z2 हमें पता नहीं है और Z3 भी नहीं पता है। बट हमें सेंटर से इसका अगर डिस्टेंस देखा जाए तो हमें पता है कितना है, 2 है। ठीक है, क्योंकि सेंटर इसका कहाँ पे लाई कर रहा है, ऑरिजिन पे लाई कर रहा है, और ऑरिजिन से तीनों जो कॉम्प्लेक्स नंबर है वो उसके बाउंड्री पे लाई कर रहे हैं। तो तीनों का जो रेडियस सेम होने की वजह से सब क्या हो गया, इक्वल लेंथ का हो गया। अब हमें क्या क्वेश्चन वाला पूछ रहे हैं कि बताइए कि Z2 और Z3 का वैल्यू कितना होगा, मतलब हमें Z2 और Z3 कैलकुलेट करना है। तो Z2 और Z3 कैलकुलेट करने के लिए अगर हम Z1 देखें तो हमारे पास में Z1 कितना है, तो Z1 हमारे पास में है 1 प्लस का आई रूट 3। तो यहाँ से मॉड ऑफ Z1 कितना हो जाएगा, तो मॉड ऑफ Z1 2 हो जाएगा। मॉड ऑफ Z1 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, यानी कि ऑरिजिन से इसका डिस्टेंस कितना है, 2। और वैसे भी हमें पता था कि इसका ऑरिजिन से कितना डिस्टेंस है, 2 ही है। यहाँ पे फाइनल हो गया। ठीक है, क्यों, क्योंकि हमें यहाँ पे मॉड ऑफ Z1 हमने 2 निकाल लिया है, मतलब श्योर हो गया कि यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस 2 है। अब हमें क्या चाहिए, हमें थीटा चाहिए। थीटा हमें पता है कैसे निकालेंगे, रूट 3 अब बाई 1 हो जाएगा, इसका मतलब कितना, पाई बाई 3, 60 डिग्री। ठीक है, 60 डिग्री के एंगल पे है और 2 का मैग्नीट्यूड है इसका। ठीक है, अच्छा, अब आता है कि हमने Z1 को अगर यूनिट्स फॉर्म में लिखें तो हम लोग क्या लिखेंगे, 2 इंटू ई का पावर आई पाई बाई 3, 2 इंटू ई का पावर आई पाई बाई 3। हमें कहाँ पहुंचना है, हमें पहुंचना है Z2 के पास। तो हम लोग क्या करेंगे, Z2 पहुंचने के लिए हम लोग करेंगे Z1 का मल्टीप्लीकेशन इंटू ई का पावर आई। अब सवाल ये है कि यहाँ पे एंगल क्या पुट करेंगे, इसका Z2 का एंगल कैसे निकालेंगे। तो हमें दिख रहा है कि इक्विलेटरल ट्रायंगल जो है एक सर्कल के अंदर इंस्क्राइब्ड है, तो यहाँ पे तो एंगल बन रहा है कितना, 2 पाई। पूरा एंगल कितना है, 2 पाई। तो ये एंगल कितना हो जाएगा, इतना, और ये एंगल कितना हो जाएगा। तो अगर पूरा एंगल 2 पाई है, पूरा एंगल अगर 2 पाई है तो यहाँ से यहाँ तक का जो एंगल है ये कितना हो जाएगा, 2 पाई बाई 3 हो जाएगा। ये भी कितना हो जाएगा, 2 पाई बाई 3 हो जाएगा, और ये भी कितना हो जाएगा, 2 पाई बाई 3 हो जाएगा। तीनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास में 2 पाई एंगल मिलेगा। मतलब हमें Z1 को रोटेट करके Z2 तक पहुंचना है, और रोटेटिंग एंगल जो है हमारे पास में वो कितना है, 2 पाई बाई 3 है। तो हम लोग यहाँ पर ले लेंगे 2 पाई बाई
2π/3। और हमें पता है कि Z1 हमारे पास में कितना है, ठीक है। तो फर्दर इसे हम कैलकुलेट कर लें। तो फर्दर अगर हम लोग इसे कैलकुलेट करेंगे तो Z1 हमारे पास में है 2 इंटू ई का पावर आई π/3 इंटू ई का पावर आई 2π/3। दोनों का बेस सेम है, ठीक है। पावर ऐड हो जाएगा तो हमारे पास में कितना आ जाएगा, ओनली पाई। कितना आ जाएगा, ओनली पाई। अगर हम इसे पोलर फॉर्म में देखें तो पोलर फॉर्म में हमारे पास में कितना आ रहा है, कॉस पाई प्लस आई साइन पाई। साइन पाई जीरो हो जाएगा, कॉस पाई का वैल्यू होता है -1 विच इज -2। हमें Z3 भी चाहिए, क्या चाहिए, Z3 भी चाहिए। तो अगर हम चाहें तो Z1 में ई का पावर आई, अगर हम यहाँ से इसको और इसको दोनों को ऐड करके अगर मल्टीप्लाई कर दें एंगल तो भी हम पहुंच जाएंगे। बट अगर हम लोग क्लॉकवाइज भी चलते हैं, अगर हम लोग क्लॉकवाइज भी चलते हैं तो भी हम पहुंच जाएंगे। अगर हमें Z3 चाहिए तो हमें क्या चाहिए, Z1 इंटू ई का पावर आई π/3। क्लॉकवाइज होने की वजह से ही क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। और π/3 मैंने लिख दिया, π/3 नहीं होगा, कितना हो जाएगा 2π/3, क्योंकि एंगल कितना है 2π/3 है, 2π/3 है। और Z1 हमारे पास में कितना है, तो Z1 है हमारे पास में 2 इंटू ई का पावर आई π/3 इंटू ई का पावर आई 2π/3 माइनस का। तो अगर फर्दर इसे अगर हम लोग सॉल्व करते हैं तो फर्दर अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो डिनोमिनेटर में तो 3 है और पाई माइनस 2π, ठीक है, सब्सट्रैक्ट होकर के क्या बनेगा, -π/3। तो यहाँ पे आ जाएगा 2 इंटू ई माइनस आयोटा π/3। और अगर इसे हम पोलर फॉर्म में लिखें तो हमारे पास में ये 2 मल्टीप्लिकेशन में ही रहेगा और ये हो जाएगा cos π/3। निगेटिव है इसलिए कॉन्जुगेट लिखेंगे हम लोग, माइनस हो जाएगा और ये हो जाएगा आई साइन π/3, साइन π/3। cos π/3 का जो वैल्यू होता है, cos π/3 का जो वैल्यू होता है वो होता है 1/2 माइनस आई साइन π/3 का वैल्यू होता है √3/2। तो फर्दर हमारे पास में अगर इसके हम अंदर भेज दें मल्टीप्लाई करने के लिए तो हमारे पास में जो नया कॉम्प्लेक्स नंबर मिल रहा है वो है 1 माइनस का √3 आयोटा। और आप इसे देख भी सकते हैं कि Z3 जो है कंफर्म है कि थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। Z3 है, अगर हम यहाँ पे एक्सिस ले लें तो Z3 कहाँ लाई कर रहा है, फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, क्योंकि प्लस माइनस है। तो अगर Z3 फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है और ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है तो जो हमारे पास में जो एक कॉम्प्लेक्स नंबर और आया है -2, ये निगेटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस पे लाई कर रहा है। तो हमें एग्जैक्ट पॉइंट मिल गया है। हम लोग चाहें तो कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट भी कर सकते हैं वहाँ पे, बट हमसे पूछा नहीं है कि रिप्रेजेंट करके बताइए, हमसे बोला गया है कि केवल Z2 और Z3 फाइंड करके बताइए। आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन और है हमारे पास में रोटेशन पे बेस्ड है, ठीक है, ताकि हम लोग इतना क्वेश्चन तो कर लें कि रोटेशन का जो कंसेप्ट है वो हमारे माइंड पे फिट बैठ जाए। अब आता है इफ द एरिया ऑफ द ट्रायंगल ऑन द आर्गन डायग्राम, ठीक है। तो आर्गन डायग्राम सबसे पहला हम लोग ले लेते हैं, ठीक है, आर्गन डायग्राम ले लेते हैं। ये रियल है, ये इमेजिनरी है। अच्छा, फॉर्म्ड बाय द कॉम्प्लेक्स नंबर Z। तो एक कॉम्प्लेक्स नंबर है Z, लेट सपोज Z यहाँ पे है। एक और कॉम्प्लेक्स नंबर है IZ एंड Z प्लस IZ, Z प्लस IZ। तो हमारे पास में ये तीनों जो कॉम्प्लेक्स नंबर है, ठीक है, उसका हमें एरिया गिवन है। ये क्या है, एरिया कितना है, एरिया 18। देन फाइंड मॉड ऑफ Z, हमें मॉड ऑफ Z फाइंड करना है। तो सबसे पहला ये है कि अगर हमें IZ पता है, हमें IZ पता है, तो क्या हम इसे यूलर फॉर्म में लिख सकते हैं क्या हम लोग इसे यूलर फॉर्म में लिख सकते हैं क्या, e का पावर I π/2 Z। e का पावर I π/2 कहने का मतलब ये है कि अगर हम इसे पोलर फॉर्म में देखें तो ये हो जाएगा cos π/2 प्लस I टाइम ऑफ sin π/2। अगर हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमें वापस क्या मिल जाएगा, I ही मिल जाएगा। हमें वापस क्या मिल जाएगा, I ही मिल जाएगा, ठीक है। मतलब कि ये कि हमने यहाँ पे देखा कि जो कॉम्प्लेक्स नंबर है Z एक कॉम्प्लेक्स नंबर था, इससे जो दूसरे वाला जो कॉम्प्लेक्स नंबर है वो कितने डिग्री के रोटेशन में है, तो 90 डिग्री के रोटेशन में है।
तो यहाँ पे हम लोग मार्क कर लेते हैं, यहाँ पे एंगल कितना बन रहा है 90 डिग्री। और ये वाला जो कॉम्प्लेक्स नंबर है वो हमारा क्या है आई जेड। ये वाला जो कॉम्प्लेक्स नंबर है वो क्या है हमारा आई जेड है। अब आता है कि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है z प्लस आई जेड, तो हमें दिख रहा है कि ये इन दोनों को ही ऐड करके आया होगा, दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर को। और ऐसा कब होता है, तो ऐसा पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन में होता है ऐसा, कि जब हम लोग दो वेक्टर को आपस में ऐड करते हैं तो वो डायगोनल के लेंथ के बराबर होता है। तो हम लोग यहाँ से एक पैरेललोग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। क्या करते हैं, एक पैरेललोग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। तो अगर यहाँ पे हमने एक पैरेललोग्राम ड्रॉ कर लिया है, तो लेट सपोज अगर ये पॉइंट P है, ये पॉइंट Q है, तो इसका भी नेम दे देते हैं कुछ R, और R का कोऑर्डिनेट हमें पता है कि इसके डायगोनल के लेंथ के इक्वल होगा, यानी कि Z प्लस आई जेड, Z प्लस आई जेड। ठीक है, इसे O बोल देते हैं। ये हमारा जो पॉइंट है, ये ऑरिजिन है, O कर देते हैं। तो क्वेश्चन वाले ने ये कहा है कि ट्रायंगल का जो एरिया है तीनों पॉइंट से मिलने वाला, वो हमारा क्या है 18 के इक्वल है। बट हमें पता है कि एक पैरेललोग्राम बन रहा है, और पैरेललोग्राम में क्या होता है कि अगर हम डायगोनल से देखें तो दो ट्रायंगल बन रहे हैं, और दोनों ट्रायंगल का एरिया क्या होगा, आपस में इक्वल होगा। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR ये इक्वल होगा, क्योंकि पैरेललोग्राम में क्या होता है डायगोनल इक्वल बाइसेक्ट कर देता है, तो ये वाला जो एरिया होगा इसके इक्वल होगा। ठीक है, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्रायंगल OPQ। एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR तीनों कॉम्प्लेक्स नंबर से बनने वाला ही एरिया हमें गिवन है। ठीक है, वो कितना है 18 के इक्वल है, तो 18 आ गया हमारे पास। और एरिया ऑफ ट्रायंगल OPQ, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल OPQ भी हमें पता है कि हमें कौन सा फॉर्मूला यूज करना है, वो कैसे, क्योंकि हमें यहाँ पता है कि 90 डिग्री है। ये कितना है 90 डिग्री है। अब 90 डिग्री है तो कंफर्म है कि हम लोग क्या करेंगे, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। बेस कितना है, बेस है OP। OP को अगर देखा जाए तो इसका अगर हम लोग मैग्नीट्यूड निकालें तो मॉड ऑफ Z के इक्वल होगा। और यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो ये क्या होगा, मॉड ऑफ आई जेड, मॉड ऑफ आई जेड। अब मॉड ऑफ आई जेड किसके इक्वल होगा, तो मॉड ऑफ आई जेड हमें पता है मॉडुलस फंक्शन, मतलब मॉड है, तो हम लोग उसको अलग अलग कर सकते हैं। तो अलग अलग करेंगे तो आई का मॉड किसके इक्वल हो जाएगा, आई का मॉड 1 के इक्वल हो जाएगा। तो फाइनल हमें क्या मिल रहा है जेड, मतलब आई जेड का मॉड अगर हम करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, मॉड ऑफ जेड के इक्वल होगा। तो यहाँ पे भी हम लोग क्या कर लेंगे, ये हो जाएगा 36, और यहाँ पे मॉड हो जाएगा, तो मॉड मॉड कितना, मॉड जेड का स्क्वायर। डेट मीन्स हमारा फाइनल आंसर कितना आएगा, तो मॉड जेड इक्वल्स टू 6। मॉड जेड का आंसर कितना हो जाएगा 6।